नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया से बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नोएडा दौरा जो है वो रद्द हो गया है। जगन्नाथ रथ यात्रा में द्रौपदी मुर्मू शामिल नहीं हुई और राष्ट्रपति के दौरे की तैयारी धरी रह गई। जिला प्रशासन ने बदली सुरक्षा व्यवस्था। नोएडा में बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का प्रस्तावित नोएडा दौरा जो है वो रद्द हो गया है। राष्ट्रपति को आज सेक्टर 121 स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित कार्यक्रम और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका दौरा जो है वो रद्द हो गया है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की थी। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर यातायात प्रबंधन तक सभी आवश्यक इंतजाम किए गए थे। हालांकि दौरा रद्द होने के बाद से अब कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में शामिल न होने के बावजूद भी जगन्नाथ रथ यात्रा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरे धार्मिक उत्सव और परंपरागत विधि विधान के साथ निकाली जाएगी। आयोजन समिति और प्रशासन ने यात्रा की सभी तैयारियां पूरी होने की बात कही है। फिलहाल राष्ट्रपति के दौरे के रद्द होने के कारणों की आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। प्रशासन का कहना है कि रथ यात्रा के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पहले की तरह ही प्रभावित रहेंगी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। हमारे यहाँ अभी 56 भोग हो गया। तैयारी सबके लिए प्रसाद का व्यवस्था है, जलपान का व्यवस्था है। 1 बजे पौंडी यात्रा होगा, 2:30 बजे छेरा पौना करके और जगन्नाथ जी का रथ 3 बजे चालू हो जाएगा। बस से ही होते हुए और पेनोसिटी सोसाइटी के सामने से होते हुए सेक्टर 71 बाबा भोलानाथ मंदिर में 5 बजे पहुँच जाएंगे। लगभग भक्त जो है 25 से 30 हज़ार आने का संभावना है। और समिति के नाते हम सभी को एकदम बढ़िया से पानी का व्यवस्था, प्रसाद का व्यवस्था, धक्का मुक्की ना हो, पूरा वॉलंटियर और गार्ड पुलिस प्रशासन के साथ मिलके हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लगभग हम लोगों ने 400 वॉलंटियर करा है और पुलिस वाले लगभग 100 है और सिक्योरिटी गार्ड लगभग 20 से 25 है। बाकी हमारे आरएसएस का लोग है, बजरंग दल है, लगभग मिला जुला के 500 से 600। वहीं मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कांवड़ियों को देखते हुए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और ऐसे में यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एसपी सिटी अमृत जैन ने कांवड़ यात्रा का व्यापक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे शिव भक्त कांवड़ियों से बातचीत करके उनकी यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान एसपी सिटी के साथ सीओ सदर राजू और सीओ खोतवाली रूपाली भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, बैरिकेडिंग, पुलिस तैनाती और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। साथ ही ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। मुजफ्फरनगर से होकर हर साल कांवड़ शिव भक्त कांवड़िया अपने स्थान की ओर लेकर गुजरते हैं और इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर से लेकर मेरठ बॉर्डर तक सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और संवेदनशील जगहों पर विशेष सतर्कता बरतने की बात कही। पुलिस प्रशासन का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए पूरे मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। वहीं बुलंदशहर में एक पुलिसकर्मी की गोली लगने से मौत का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 25 बेंच के सिपाही सुधीर ठाकुर ने कथित तौर पर अपनी सरकारी राइफल से खुद को गोली मार ली। घटना औरंगाबाद थाना क्षेत्र के लखवटी पुलिस चौकी का बताया जा रहा है, जहां पर सिपाही की ड्यूटी फैंटम वाहन पर बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि सिपाही ने सरकारी राइफल ढोड़ी पर रखकर गोली चलाई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी, एसपी सिटी सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए हैं, जबकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक सिपाही सुधीर ठाकुर मूल रूप से आगरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल आत्महत्या के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और परिजनों और सहकर्मियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही घटना के कारणों की स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी। वहीं गाजियाबाद के मोतीनगर थाना क्षेत्र के गांव बुंदाल से रिश्तों को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक युवक पर अपने ही पिता हरिओम नेहरा की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। घटना के बाद से आरोपी बेटा निखिल मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस
की कई टीमें दबिश दे रही है। जानकारी के अनुसार गोली लगने के बाद से परिजन गंभीर रूप से घायल हरिओम को तत्काल एक अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करके साक्ष्य जुटाए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी नशे का आदी बताया जा रहा है और परिवार में अक्सर विवाद होता रहता था। वहीं पुलिस जमीन और संपत्ति विवाद के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है और कुछ मीडिया रिपोर्ट में परिवार की संपत्ति का मूल्य का भी आकलन किया जा रहा है। ऐसे में परिवार ने मूल्यों का आंकलन 150 करोड़ रुपए बताया है, लेकिन इस संबंध में पुलिस की ओर से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि सभी संभावित पहलुओं पर जांच की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। ये अभी रात में करीब 12 बजे घटना प्रकाश में आई है कि बुदाना क्षेत्र के मोरी नगर के हरिओम हैं, जिनको जो करीब 55 वर्ष के हैं, उनके पुत्र के द्वारा जो है गोली से, जिसका नाम निखिल है, उम्र करीब 32 वर्ष है, गोली मार दी गई, जिनको अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। घटना का कारण क्या रहा है, अब इस बारे में कोई स्पष्ट बात पता नहीं चल पाई है। कितनी गोली मारी गई सर? प्रारंभिक जांच में अभी मतलब 4 गोलियां दिख रही हैं। सर, इससे पहले भी अभियुक्त जो है अपने छोटे भाई को गोली मार चुका है एक वर्ष पहले। क्या सर ये कोई जानकारी है आपके पास? नहीं, यहाँ अंदर ही बात हो रही थी कि सन 2018 में संभवतः उसने अपने छोटे भाई को गोली मारी थी, उसका अब रिकॉर्ड दिखवा रहे हैं। सर, घटना के कोई कारण वगैरह कुछ जानकारी नहीं, अभी कोई बात प्रकाश में नहीं आई है। सर, अभी तक क्या आपको कोई तहरीर वगैरह परिजनों? नहीं, परिजनों से बताया गया है, अभी की घटना ही है, तुरंत के परिजनों को बताया गया, तहरीर दे रहे हैं, तो उस पर आगे कार्रवाई होगी। ये अभी रात में करीब 12 बजे घटना प्रकाश में आई है कि मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र में मीराजी कब्रिस्तान में उस समय हड़कंप मच गया जब कई बच्चों की कब्रों से कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 5 से 6 बाल कब्रों को क्षतिग्रस्त किए जाने का आरोप है। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि कब्रों से अवशेष निकालकर पास के एक गड्ढे में फेंक दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। सूचना पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और पूरे इलाके का निरीक्षण शुरू कर दिया। मौके से कुछ बोतलें और कथित तांत्रिक सामग्री भी मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि इन वस्तुओं का घटना से संबंध है या नहीं, इसकी पुष्टि अभी जांच के बाद ही हो सकेगी। स्थानीय लोगों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर बड़ी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में जांच शुरू कर दी है और मामले के हर पहलू की पड़ताल की जा रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और कब्रों से छेड़छाड़ और अवशेष निकाले जाने के आरोपों की सत्यता की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। दोषियों की पहचान करके उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों और ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। छापार थाना क्षेत्र के शिव मंदिर में कई गांव के किसानों से महापंचायत आयोजित करके अपनी मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई। ग्रामीणों का कहना है कि एक्सप्रेसवे परियोजना की जद में करीब 30 गांव की उपजाऊ भूमि आ रही है, जिससे हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित होती है। किसानों का कहना है कि उनकी पुश्तैनी जमीन से रोजी रोटी का मुख्य आधार है। ऐसे में इसलिए बिना उचित मुआवजे के वो अपनी जमीन नहीं देंगे। महापंचायत में किसानों ने उचित मुआवजा नहीं दिए जाने की बात कही है और परिवार जो है वो सदस्यों की सरकारी नौकरी और जमीन के बदले जमीन देने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर पहले ही जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जा चुका है और महापंचायत में कई क्षेत्रों के लोग जो हैं वो शामिल रहे। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ये हमारे गांव कुतुबपुर में पंचायत, ये जो गोरखपुर शामली का एक्सप्रेसवे का प्रकरण चल रहा है, इसके लिए की गई है। अभी हम विगत 5-7 दिनों से डीएम कार्यालय और एडीएम ऑफिस जाते रहते हैं। साहब से हमारी बात भी हुई थी, डीएम साहब ने हमें आश्वासन भी दिया था, लेकिन ये बैठक पुराने इतिहास को देखते हुए रखी गई है कि प्रशासन शासन पहले कुछ कहता है, बाद में कुछ कहता है। उस चीज को दृष्टि में रखते हुए ये बैठक रखी गई है और इसमें सभी जो किसान हैं जिनकी भूमि अधिग्रहण हो रही है, ये उन सभी का इसमें आगमन हुआ था। दूसरा ये है कि इसमें 3A की नोटिफिकेशन जारी हो गया, सबको अवगत कराया कि भाई जिसकी जमीन जा रही है वो अपना आपत्ति दर्ज करे। आने वाले समय में 3D की घोषणा हो जाएगी। जैसा कि हम सबको पता है कि 3D की घोषणा होने के बाद हमारा जो है मालिकाना हक जमीन से हट जाता है। भाई हमारे यहाँ जो गोरखपुर एक्सप्रेसवे निकल रहा है
कि सब सारा जितना भी क्षेत्र का किसान है सब प्रभावित हो रहे। थोड़ी थोड़ी तो लोगों के पास धरती रहेगी, वही हमारी जीविका का साधन है। जब वही हमारे पास से चली जाएगी, हमारे बच्चों का पालन पोषण कहाँ से होगा? तो ये हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम सब जितने भी ग्रामवासी हैं और क्षेत्रवासी हैं और वे जितने भी गांव इसमें आ रहे, वे सभी के सभी इस बात से पीड़ित है और वे चाहते हैं कि हमारी एक बिस्सा भी जमीन तत्सम ना हो। हम सब लोग इसके विरोध में हैं जब तक हमारी बात नहीं मानी जाने की। पंचायत में निर्णय ये हुआ जी कि कोई भी आदमी जमीन देने को तैयार नहीं। यदि सरकारी से जबरदस्ती लेगी तो पहली बात तो यह है कि हम सरकार को नहीं देंगे, और यदि 1% देनी भी पड़ेगी जमीन तो फिर हम कम से कम उसका जो सड़क के लिए मुआवजा है, न कि सर्किल रेट का, तो सड़क का मुआवजा दे दो हम। भाई सड़क का यदि हमारा 1 लाख का रेट है तो 1 लाख का दो ना सब किसानों को। यो क्या है कि भाई सड़क का 1 लाख का है और बाकी जमीन, जब जमीन सारी एक्सप्रेस वे में जा रही तो सबको मुआवजा एक ही मिला ना। एक हांडी में 2 छेद क्यों है कि भाई सड़क का अलग कर दो या उसका कर दो? क्योंकि हमारी जमीन पहले भी गई हुई, इस वजह से हमें तजर्बा है इसका कि सरकार का है कुछ और वहीं नोएडा के ममूरा गांव में हुई आग की घटना के बाद से प्रभावित परिवारों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आग के बाद से लगातार लोग जो हैं वो अपने घरों से सामान निकालते हुए नजर आए हैं और कई परिवारों का कहना है कि उन्हें रातों रात अपना ठिकाना बदलना पड़ा और रिश्तेदारों और दोस्तों के घरों में शरण लेकर रात गुजारनी पड़ी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटना के बाद से प्रभावित लोगों के ठहरने के लिए प्रशासन की ओर से तत्काल कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते बिल्डिंग में रहने वाले कई किराएदार अस्थायी आश्रय की तलाश में इधर उधर भटकते दिखाई दिए। घटना की सूचना मिलते ही देर रात स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। हालांकि कुछ प्रभावित लोगों का आरोप है कि अब तक उन्हें अपेक्षित राहत या फिर सहायता नहीं मिली है। फिलहाल प्रशासन की ओर से राहत और पुनर्वास को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं, इसकी विस्तृत अधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। आग लगने के कारणों की भी जांच की जा रही है और प्रभावित परिवारों को उम्मीद है कि प्रशासन जल्द राहत व्यवस्था सुनिश्चित करेगा और उनके नुकसान के आकलन के बाद से आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और वहीं बुलंदशहर में फैंटम ड्यूटी पर तैनात सिपाही सुधीर ठाकुर की आत्महत्या के मामले में पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर सिपाही का एक कथित ऑडियो वायरल होने के बाद से एसएसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए औरंगाबाद थाना प्रभारी राहुल कुमार, कांस्टेबल अंकित गुर्जर और कांस्टेबल सुधीर को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। तीनों के खिलाफ विभागीय जाँच के भी आदेश दिए गए हैं। गौरतलब है कि आगरा निवासी और साल 2025 बैच के सिपाही सुधीर ठाकुर ने कथित तौर पर पुलिस चौकी के पास नहर पटरी पर अपनी सरकारी राइफल से खुद को गोली मार ली थी और सूचना मिलते ही एसएसपी, एसपी सिटी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और अब सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो सामने आने के बाद से पुलिस विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल वायरल ऑडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जाँच की जा रही है और जाँच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजैत ने भी विभागीय जांच की पुष्टि की है। वहीं मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। तालाब में शव पड़े होने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकलवाकर कब्जे में ले लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महिला ने बुर्का पहन रखा था। हालांकि इसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और मामले की शिनाख्त के लिए प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। साथ ही पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे और अन्य संभावित साक्ष्यों की भी जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है और फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। महिला की पहचान होने के बाद ही मामले की पूरी जानकारी सामने आएगी।
बुलंदशहर के सिकंदराबाद में एक दर्दनाक हादसे में 26 साल के युवक मोनू की मौत हो गई। हादसा सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र के जोखाबाद चौकी का बताया जा रहा है, जहां पर अनियंत्रित होकर एक एक्टिवा खुले नहर में जा गिरी। जानकारी के अनुसार मृतक मोनू सिकंदराबाद के चौधरीवाड़ा का रहने वाला है। हादसे के बाद से स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे के बाद से मृतक के परिजनों ने यूपी SIDC पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि खुले नाले के आसपास पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम और चेतावनी संकेत नहीं होने के कारण ये बड़ा हादसा हुआ। परिजनों ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं संबंधित विभाग की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई भी अधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जांच के बाद ही हादसों के कारणों की जिम्मेदारी को लेकर स्पष्ट हो सकेगी। आज दिनांक 16 जुलाई को थाना औरंगाबाद से संबंधित एक ऑडियो वायरल हो रहा है। प्रकरण में एक आरक्षी द्वारा सरकारी राइफल से आत्महत्या कर लिया गया है। इसको संज्ञान में लेते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बुलंदशहर द्वारा थानाध्यक्ष औरंगाबाद राहुल कुमार तथा कांस्टेबल अंकित गुर्जर व सुधीर को तत्काल लाइन हाजिर कर दिया गया है। उनकी वीडियो में पता पड़ा है, उन्होंने वीडियो में साफ आ रहा है एक तो उनके साथी हैं और एक उनके एसओ जो नया आएगा वो हैं और एक जो केस वगैरह लिखते हैं उन तीनों नाम दिया उन्होंने। उनकी वजह से मैं अपनी नौकरी छोड़ रहा हूँ और जिंदगी छोड़ रहा हूँ। क्या पूरी वीडियो बताओ, वीडियो किसके फोन में थी? वो उन्हीं के में थी, रिकॉर्डिंग थी, ऑडियो मृतक सिपाही के उसमें थी वो? हाँ उन्हीं के में थी। क्या कह रहा था? इनकी वजह से मैं अपनी जिंदगी और नौकरी दोनों को छोड़ रहा हूँ। किनकी वजह से? एसओ साहब और कौन से थाने के? जिसमें थे वो जिस थाने। अब उनके पेट में दर्द था, उन्होंने छुट्टी मांगी थी, उन्होंने छुट्टी नहीं दी थी। ये जो बता रहे कि हमें जानकारी तो ये मिली कि बाकी ड्यूटी ऑन ड्यूटी पे और राइफल से गोली चल गई है, लगी पता नहीं। और ये तुम्हारा दावा जो कह रहे हैं कि तुम्हें एक बच्चे की नौकरी मिल जाएगी, बड़े बेटे की, एप्लीकेशन लिख के दे दो। क्योंकि सुधीर ने आपको तो पहले भी कुछ बताया था कि वो परेशान है, क्या कोई बात है उसके साथ, या कोई उसे दुखी कर रहा है, कोई ऐसी कोई बात हुई थी क्या? हाँ वो जो मतलब कल बात वही जो कह रहे हो कि वो पेट बदलते रहो और तुम्हारा मैं ड्यूटी ना आ रहा हो अगर छुट्टी दे देंगे। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में तिलपता इलाके में बड़ा हादसा उस समय टल गया जब नहर की खुदाई के दौरान पास में बना 2 मंजिला निर्माणाधीन मकान जो है वो गिर गया। बताया जा रहा है कि खुदाई के कारण जमीन धंसने से मकान का संतुलन बिगड़ गया और पूरी इमारत देखते ही देखते धराशायी हो गई। मकान गिरते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और राहत की बात यह रही कि हादसे के समय मकान के भीतर या फिर आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पूरी घटना पास में लगे कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षा की दृष्टि से खाली कराया गया है और अन्य निर्माणाधीन भवनों की स्थिति का भी आकलन किया जा रहा है। फिलहाल ये जांच की जा रही है कि नाले की खुदाई के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं और मकान गिरने के पीछे वास्तविक कारण क्या है। प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुजफ्फरनगर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मुजफ्फरनगर से मेरठ जा रही CNG बस में अचानक से ही आग लग गई, जिसके बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग का बताया जा रहा है। आग लगते ही बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि हादसे के समय बस में करीब 40 यात्री सवार थे। चालक और परिचालक ने तत्काल सूझबूझ दिखाते हुए सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने के दौरान धमाके जैसी आवाज भी सुनाई दी और सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान हाईवे पर दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच के बाद ही स्थिति जो है वो स्पष्ट हो सकेगी। अभी एक कंट्रोल रूम के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि वेलना चौक पास में एक बस में आग लगी हुई है। मौके पे यहाँ पे 2 फायर टेंडर रवाना कर दिया गया। वहाँ पे जाके मालूम किया गया कि मुजफ्फरनगर से
मेरठ के लिए जा रही थी। उसमें यात्री सवार थे। यात्री को धीरे धीरे करके निकाला गया। बस ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए सबसे पहले वहाँ पे इंजन के पास से धुआं दिखाई दिया, बस को रोक दिया। उसके बाद फिर वहाँ पे यात्री खाली हो गए। उसके बाद उसमें धीरे धीरे करके आग लग गई। उसके बाद मौके पर फायर सर्विस की टीम पहुँच करके फायर फाइटिंग करना स्टार्ट किया और आग को पूरी तरह से नियंत्रण करके आग को पा लिया गया है। वहीं यूपी के सीतापुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी पर 15 दिन बाद बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है, क्योंकि रामपुर जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 इमारतों को गिराने का आदेश दिया है। रामपुर जिला प्रशासन का कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी जो 40 इमारतें हैं उसमें से 38 इमारतें अवैध है, इसीलिए इन्हें ध्वस्त किया जाना है। इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन से 15 दिनों के भीतर खाली कराने की बात कही गई है। और इसी बीच गुरुवार को आजम खान की पत्नी और पूर्व विधायक डॉक्टर तंजीन फातिमा जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची। उन्होंने यूनिवर्सिटी गेट पर तैनात पुलिसकर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा कि उनके पास 15 दिन का समय है। बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब मुलायम सिंह की सरकार में वो मंत्री थे तब उन्होंने 2006 में इसकी स्थापना की थी। ऐसे में उनकी बीवी जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची हुई है और वहां पर बड़ी हलचल तेज हो गई है। जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना 18 सितंबर 2006 को हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना होने के साथ ही यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई। आजम खान मंत्री नहीं रहे तो ऐसे में इसका उद्घाटन भी नहीं हो सका। लेकिन 6 साल बाद जब 2012 में यूपी में समाजवादी पार्टी की वापसी हुई, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और आजम खान सबसे ताकतवर मंत्री बने तो 18 सितंबर 2012 को इसका उद्घाटन हुआ। यूनिवर्सिटी बनने के समय रामपुर विकास प्राधिकरण का गठन नहीं हुआ था और तब जिला पंचायत का कार्यक्षेत्र था और 2 बिल्डिंग बनते समय जिला पंचायत से मंजूरी ले ली गई। लेकिन इसके बाद से 38 बिल्डिंग बिना उसकी मंजूरी नहीं ली गई। और सपा नेता आजम खान के करीबी हरदीप सिंह ने खुद वीडियो बनाकर बयान जारी किया है। हरदीप सिंह अपने वीडियो में कह रहे हैं कि वो रामपुर प्रशासन की इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। आजम खान के जौहर ट्रस्ट को बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। जौहर यूनिवर्सिटी जो तोड़ने के आदेश आए हैं, इसमें डीएम साहब ने बाइट भी दी है कि उसमें 38 भवन टूटेंगे। उन्होंने ये कहा है कि ये इसका नक्शा पास नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये यूनिवर्सिटी जहां पर बनी हुई है, जौहर विश्वविद्यालय, वहां पर ये पहले ग्राम पंचायत में आता था। यह आदेश पहले भी एक बार निकाला गया था, तब यूनिवर्सिटी ने यह जवाब दिया था कि ये नगर पालिका में नहीं आता और नगर पालिका में जो नहीं आता वहां नक्शा पास करवाने की जरूरत नहीं है। आरडीए ने फिर उस गांव को नगर पालिका में लिया और नगर पालिका में लेने के बाद फिर ये आदेश दिए हैं कि आपने नक्शा पास नहीं करवाया। जो गांव पहले ग्राम पंचायत में था वहां पर किस बिहाफ पर वो नक्शा पास करवाते, किस बिहाफ पे वहां पे यूनिवर्सिटी बनाने से पहले आपसे नक्शा, आपसे परमिशन लेते। सिर्फ ये एक बात ये है कि वहां पर गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है, गरीब बच्चों को शिक्षा मिलती है और ये भाजपा नहीं चाहती। अगर भाजपा ये चाहती होती, कुछ टाइम पहले इतने स्कूल बंद ना होते। हमारे पूरे देश भर में, प्रदेश भर में बहुत बड़ी संख्या में स्कूल बंद हो गए और शराब के ठेके खोले गए थे। इसलिए इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए अकेला रामपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को साथ देना चाहिए। ये एक ही मात्र यूनिवर्सिटी है और आसपास में हमारे जिले में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पर बच्चे पढ़ सकें, शिक्षा प्राप्त कर सकें। पर भाजपा का तो कहना है कि अनपढ़ अगर रहना है तभी भाजपा का राज रहना है। जौहर यूनिवर्सिटी जो तोड़ने के आदेश आए हैं, इसमें डीएम साहब ने बाइट भी दी है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।